हेलो, मैं मोहन वर्मा मेरे यूट्यूब चैनल मोहन बायोलॉजी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम रक्त परिसंचरण तंत्र का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में अपनों ने काफ़ी सारी चीज़ों को देखा था और आरबीसी को लगभग कंप्लीट कर दिया था और कुछ साउंड की प्रॉब्लम आ रही थी जो इस बार दूर कर दी गई है। तो आप मेरे वीडियो को, मेरे चैनल मोहन बायोलॉजी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। आज हम रक्त परिसंचरण तंत्र का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम कुछ आरबीसी के बारे में, फिर डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाओं के अंदर अपनों ने आरबीसी के बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद अपने नेक्स्ट जो है वो डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ेंगे और फिर अपने तीसरी बात पढ़ेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। अब आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया, आप याद रखना, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो आरबीसी के जो निर्माण की प्रक्रिया है इसको बोला जाता है एरिथ्रोपोइसिस। यानी आरबीसी निर्माण की जो प्रक्रिया है वो एरिथ्रोपोइसिस है। उसके बाद में अगर आपसे पूछे कि रक्त कणिकाओं या रक्त कणिकाओं के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको क्या बोलते हैं, तो इन तीनों चीज़ों यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इन तीनों के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो क्या चीज़ कहलाती है? हेमाटोपोइसिस। क्या चीज़ कहलाती है? तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि रक्त कणिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया, जिसके अंदर तीनों पार्ट आ जाएंगे, एक आरबीसी भी आ जाएगा, डब्ल्यूबीसी भी आ जाएगा और प्लेटलेट्स भी आ जाएगी, और इन तीनों निर्माण की जो प्रक्रिया है वो क्या चीज़ कहलाती है? तो हेमाटोपोइसिस के नाम से जानी जाती है। उसके बाद क्या चीज़ है, तो फिर आरबीसी की कुछ बातें और याद रखना कि यूरेमिया अवस्था में आरबीसी का आकार विकृत हो जाता है तो उसे बुर सेल कहा जाता है, यानी गड़बड़ाहट। बुर का मतलब क्या चीज होता है? गड़बड़ाहट, यानी गड़बड़ाहट सेल। यानी यूरेमिया अवस्था के अंदर, यूरेमिया क्या चीज होती है? जब अपना जो ब्लड है उसके अंदर क्या चीज़ हो जाए, शुगर की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो उसको अपने यूरेमिया बोलते हैं। और यूरेमिया अवस्था के अंदर अगर आरबीसी का आकार विकृत हो जाता है तो उसको अपने क्या चीज़ बोलते हैं? बुर सेल के नाम से जानते हैं। उसके बाद में क्या चीज़ है कि अगर आरबीसी को, यानी किसको? आरबीसी को हाइपोटोनिक विलियन में रख दिया जाए, विलियन में रख दिया जाए कि क्या चीज है कि अगर आरबीसी को अपने हाइपोटोनिक, और एक दूसरी चीज क्या होती है? हाइपरटोनिक। किसको? तो आरबीसी को। कि आरबीसी को अगर हाइपोटोनिक विलियन में रख दिया जाए या आरबीसी को हाइपरटोनिक विलियन में रख दिया जाए, रख दिया जाए। अगर आपने आरबीसी को हाइपोटोनिक विलियन में रखा तो वो फूल कर फट जाती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है रेलवे के अंदर। फूल कर फट जाती है कि क्या चीज हो जाती है? फूल कर फट जाती है। अगर आरबीसी को हाइपरटोनिक विलियन में रख दिया तो आरबीसी क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आप दोनों बातें याद रखना कि हाइपोटोनिक विलियन के अंदर अगर आपने आरबीसी को रखा तो ये क्या चीज हो जाएगी? फूल कर क्या हो जाएगी? फट जाएगी। और दूसरी बात, अगर आरबीसी को आपने हाइपरटोनिक विलियन के अंदर रख दिया तो क्या चीज हो जाएगी? ये सिकुड़ जाती है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्या चीज़ है, तो रक्त कणिकाओं के अंदर नेक्स्ट बात आती है WBC की। WBC का नाम क्या चीज़ है, तो इसको बोलते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं, कि श्वेत रक्त कणिकाएं हैं। नेक्स्ट इसके अंदर WBC को साइंस की भाषा में क्या चीज बोला जाता है, तो इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट। क्या चीज बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। अब उसके बाद में क्या चीज है, तो अगर WBC की संख्या जो है वो बढ़ जाए, ये तीर का निशान ऊपर है तो इसका मतलब है कि WBC की संख्या बढ़ रही है। अगर WBC की संख्या बढ़ जाएगी तो इसे अपने क्या चीज बोलेंगे, इसको बोला जाता है ल्यूकोसाइटोसिस। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या चीज है, अगर WBC की संख्या क्या चीज हो जाए, कम हो जाए, ये तीर का निशान नीचे है तो WBC की संख्या क्या चीज है, कम है। अगर WBC की संख्या कम हो जाए तो उसको क्या चीज बोला जाएगा, ल्यूकोसाइटोपेनिया। दोनों बातें याद रखना कि अगर WBC बढ़ जाए तो ल्यूकोसाइटोसिस के नाम से जानी जाती है, अगर WBC कम हो जाए तो उसको अपने क्या चीज बोलते हैं, ल्यूकोसाइटोपेनिया। जैसे RBC को बोल रहे थे, RBC बढ़ जाए तो एरिथ्रोसाइटोसिस, और RBC कम हो जाए तो उसको क्या बोल रहे थे, एरिथ्रोसाइटोपेनिया। नेक्स्ट क्या चीज है, तो फिर WBC की संख्या याद रखना आप। WBC की संख्या कितनी होती है, तो 6000 से 8000 प्रति mm³ में होती है। उसके बाद क्या चीज है, तो WBC का जो आकार है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि WBC का आकार कैसा होता है, तो WBC का जो आकार है वो अमीबा के समान है, अमीबा के समान है। उसके बाद में क्या चीज है, तो WBC की जो जीवन काल है, का जीवन काल, ये वैसे तो इसको डिसाइड नहीं किया है अभी तक कि WBC का वास्तविकता में जीवन काल कितना है। तो आप कई अलग अलग किताबों में इसके बारे में अलग अलग जानकारियां दी गई हैं। तो 3 से 5 दिन और एक 7 से 12 दिन, ये दोनों आप जीवन काल इसका याद रखना कि 3 से 5 दिन, 7 से 12 दिन। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो इसके अंदर क्या चीज़ आती है, तो फिर एक क्वेश्चन हो रहा है कि RBC अनुपात WBC, RBC और WBC का जो अनुपात है वो 600:1 होता है। इस बात को भी याद रखना कि RBC और WBC का जो अनुपात है वो कितना होता है, 600:1 होता है। अब WBC का जो काम है वो क्या चीज है, WBC का कार्य, WBC का जो कार्य है वो क्या है, तो WBC का कार्य होता है शरीर को संक्रमण से बचाना, संक्रमण से बचाना। कि WBC का कार्य क्या चीज है, तो शरीर को क्या चीज है, संक्रमण से बचाना है। इसलिए WBC को क्या चीज बोलते हैं, तो इसे फाइटर सेल कहा गया है, फाइटर सेल। इसे पुलिस सेल भी कहा जाता है, इसे सोल्जर सेल कहा जाता है। कि WBC का जो काम है वो शरीर को संक्रमण से बचाना है, और इनका भी जो काम है वो क्या चीज़ है, जैसे सोल्जर है वो भी सुरक्षा करते हैं, पुलिस है वो भी सुरक्षा करती है, और फाइटर्स जो होते हैं वो भी क्या चीज़ करते हैं, सुरक्षा करते हैं। तो फिर फाइटर सेल, पुलिस सेल और सोल्जर सेल किसे कहा जाता है, तो WBC को ही फाइटर सेल कहा गया है, पुलिस सेल कहा गया है, और क्या चीज़ है, सोल्जर सेल कहा गया है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने आगे चलते हैं। अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता हो तो मेरे YouTube चैनल मोहन बायोलॉजी को आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। नेक्स्ट क्या है, तो WBC के प्रकार है, WBC के प्रकार। अब WBC के प्रकार 5 होते हैं, ठीक है। WBC के प्रकार कितने हैं, 5। अगर आपसे पूछे कि WBC जो है
यानी WBC कणों के आधार पर आपसे इसका प्रकार पूछे तो WBC का जो कणों के आधार पर प्रकार होता है वो कितना होता है, तो आपने 2 उत्तर देना है। अगर आपसे पूछे कि WBC के प्रकार कितने हैं तो उत्तर आएगा 5। अगर आपसे पूछे कि WBC कणों के आधार पर कितनी है तो आपने क्या देना है उत्तर, तो 2 प्रकार की है। अब WBC के प्रकार कौन कौन से हैं तो उसको अपने देखेंगे। एक तो होती है कणिका में, एक होती है अकणिका में। कि एक तो कणिका में है और दूसरी अकणिका में है। कणिका में जो है वो 3 प्रकार की होती है और जो अकणिका में है वो 2 प्रकार की होती है। अब कौन कौन से हैं तो इओसिनोफिल्स, सेकंड होती है बेसोफिल्स, थर्ड होती है न्यूट्रोफिल्स। अकणिका में 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है लिम्फोसाइट और एक होती है मोनोसाइट। अब आपसे पूछिए कि WBC जो है वो सबसे कम संख्या किसकी होती है, तो बेसोफिल्स की क्या चीज होती है, सबसे कम संख्या होती है। अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है तो सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है तो आपने क्या चीज बताना है, न्यूट्रोफिल्स की जो संख्या है वो क्या चीज है, सबसे ज्यादा है। और सबसे कम संख्या किसकी है तो वो बेसोफिल्स की है। कि ईओ है, बेसो है और न्यूट्रो है। कि ईओ, बेसो, न्यूट्रो, लिम्फो और मोनो, 5 प्रकार की WBC है। कौन सी, ईओ, बेसो, न्यूट्रो, लिम्फो और मोनो। यानी इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट और क्या चीज है, मोनोसाइट। सबसे कम कौन है तो बेसोफिल्स, सबसे ज्यादा कौन है तो न्यूट्रोफिल्स सबसे ज्यादा होती है। सबसे छोटी WBC आपसे पूछे तो आपने क्या चीज बताना है कि सबसे छोटी WBC, तो आपने उत्तर देना है लिम्फोसाइट। आपसे पूछे कि सबसे बड़ी WBC, तो फिर सबसे बड़ी WBC जो है वो कौन सी है तो आपने क्या चीज बताना है, मोनोसाइट। लिम्फोसाइट सबसे छोटी है और मोनोसाइट क्या चीज है, सबसे बड़ी WBC है। अब ये मोनोसाइट क्या काम करती है तो ये जीवाणुओं का भक्षण करती है, ठीक है। अत्यंत सक्रिय होती है शरीर के अंदर और क्या चीज करती है, जीवाणुओं का भक्षण करने का काम है, का भक्षण करती है। उसके बाद लिम्फोसाइट क्या चीज है तो ये अपना प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है ताकि अपना शरीर जो है वो लोगों से क्या कर सके, लड़ सके। उसके बाद न्यूट्रोफिल्स क्या चीज करता है तो ये भी जीवाणुओं का भक्षण करती है, का भक्षण करती है। उसके बाद इओसिनोफिल्स और ये बेसोफिल्स जो हैं ये क्या चीज होती हैं तो ये एलर्जी के लिए उत्तरदायी होती हैं। एलर्जी के लिए क्या चीज है, उत्तरदायी है। तो ये बातें जो है वो आपको क्या चीज है, WBC के अंदर से याद रखनी है। अगर WBC की संख्या बढ़ जाती है तो फिर अपने लुकेमिया कंडीशन के अंदर आ जाते हैं, लुकेमिया अवस्था आ जाती है, जिसके कारण अपने को क्या चीज हो जाता है, ब्लड कैंसर हो जाता है। तो इस बात को भी आप याद रखना कि WBC की संख्या अगर बढ़ जाए तो क्या चीज होगा, तो फिर लुकेमिया अवस्था आएगी और लुकेमिया क्या चीज होता है, ब्लड कैंसर होता है। अगर WBC की संख्या बहुत कम हो जाए तो क्या चीज होगा, WBC की संख्या अगर कम हुई तो WBC का काम क्या चीज बताया था कि WBC का जो कार्य है वो शरीर को संक्रमण से बचाना है। अगर WBC की संख्या कम हो जाएगी तो शरीर को संक्रमण से कोई नहीं बचाएगा, इसलिए अपना प्रतिरक्षा जो तंत्र है वो क्या चीज हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। और उस चीज को अपने क्या बोलते हैं, ल्यूकोपीनिया के नाम से जानते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने आगे चलते हैं।
उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो प्लेटलेट्स के बारे में है। प्लेटलेट्स के बारे में आप क्या बात याद रखोगे? प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। इसी को भी बिंबाणु बोलते हैं। प्लेटलेट्स की संख्या याद रखना कि प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है। तो प्लेटलेट्स की जो संख्या है वो 1.5 लाख से 3.5 लाख तक होती है। प्लेटलेट्स क्या चीज है? तो ये कोशिकाओं के खंड है, यानी अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में पाई जाने वाली एक कोशिका है जिसका नाम क्या चीज है? तो आप क्या चीज बताओगे? मेगा कैरियोसाइट। यानी इस मेगा कैरियोसाइट से प्लेटलेट्स के क्या चीज होते हैं? कोशिकाओं के छोटे छोटे खंड होते हैं। प्लेटलेट्स का जो कार्य है वो क्या चीज है? तो प्लेटलेट्स का क्या कार्य है? ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। का थक्का जमाने में सहायक है। अब ये रक्त का थक्का जमाने में क्यों सहायक है? तो प्लेटलेट्स रक्त स्कंदन कारक कि प्लेटलेट्स क्या चीज होती है? रक्त स्कंदन कारक थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्राव करती है। थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्राव करती है। रप्चर जब अपनी त्वचा या बॉडी पर चोट लगती है तो खून आने लग जाता है। तो रप्चर प्लेटलेट्स क्या काम करती हैं? तो फिर वो एक रक्त स्कंदन कारक है, उसका क्या चीज करती है? थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्राव कर देती है, जो रक्त का थक्का जमाना क्या कर देता है? प्रारंभ कर देता है। और WBC का जो जीवन काल है, प्लेटलेट्स का जो जीवन काल है, ये जीवन काल लगभग 1 सप्ताह का होता है। प्लेटलेट्स का जो साइज है, प्लेटलेट्स का साइज आपसे पूछे तो प्लेटलेट्स का साइज होता है 2 से 4 माइक्रोन का। अगर आपसे WBC का साइज पूछे तो उसका साइज होता है 8 से 15 माइक्रोन का। तो इस बात को याद रखना, 8 से 15 माइक्रोन का जो साइज है वो WBC का है, और 2 से 4 माइक्रोन का जो साइज है वो किसका है? तो वो प्लेटलेट्स का है। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? तो रक्त का क्या चीज करना है? थक्का जमाना है। प्लेटलेट्स में केंद्र उपस्थित होता है। केंद्र नहीं पाया जाता, कि केंद्रक प्लेटलेट्स में नहीं होता, ना ही केंद्रक किस में होता है? RBC में। केंद्रक सिर्फ किस में मिलता है? WBC के अंदर क्या चीज होता है? केंद्रक पाया जाता है। तो ये आप इतनी बातें प्लेटलेट्स के बारे में याद रखोगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर अपने आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो अपने क्या चीज देखते हैं? रक्त स्कंदन के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर ब्लड का थक्का जमता कैसे, कौन से प्रोसेस हैं जो ब्लड का थक्का जमाते हैं। सबसे पहली बात, घायल प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्राव करती है।
कि घायल प्लेटलेट्स जो होती है वो क्या चीज़ करती है, थ्रोम्बोप्लास्टिन का क्या चीज़ करती है, स्त्राव करती है। और अपने जहाँ भी चोट लगी है रक्त का थक्का जमना क्या चीज़ हो जाता है। जैसे ही थ्रोम्बोप्लास्टिन स्त्राव होता है तो फिर रक्त का थक्का जमना क्या चीज़ हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो इसके अंदर क्या चीज़ है, तो फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है क्या काम करता है, थ्रोम्बोकाइनेज एक एंजाइम के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कि जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो एक एंजाइम के निर्माण में क्या चीज़ करेगा, महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और वो एंजाइम कौन सा है, थ्रोम्बोकाइनेज है। अब थ्रोम्बोकाइनेज और प्लस में कैल्शियम आयन मिलकर क्या काम करते हैं, तो फिर वो प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर देते हैं। ये दोनों थ्रोम्बोकाइनेज और प्लस में क्या चीज, कैल्शियम आयन मिलकर क्या करेंगे, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देते हैं। ये निष्क्रिय प्रोटीन है प्रोथ्रोम्बिन, और ये क्या चीज है, ये थ्रोम्बोकाइनेज प्लस में कैल्शियम आयन इस निष्क्रिय प्रोटीन को किसके अंदर चेंज कर देते हैं, सक्रिय कर देते हैं। उसके बाद में क्या चीज होगा, तो फिर फाइब्रिनोजन कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, फाइब्रिन के अंदर। अब फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कौन कन्वर्ट करता है, तो फिर थ्रोम्बिन करेगा। कि अगर आपसे क्वेश्चन कर दे कि फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कौन करता है, तो आप क्या चीज कराओगे, थ्रोम्बिन आंसर आएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो क्या चीज है, तो फिर फाइब्रिन प्लस रक्त कणिकाएं मिलकर क्या चीज कर देंगी, ब्लड क्लॉट कर देंगे, यानी रक्त का थक्का जमाती हैं। तो ये प्रोसेस होता है, ये फर्स्ट प्रोसेस है, ये सेकंड स्टेप होता है, ये थर्ड स्टेप होता है, और ये क्या चीज है, फोर्थ स्टेप होता है। अगर आपसे क्वेश्चन कर दे कि रक्त स्कंदन कितने चरणों में पूरा होता है, तो रक्त स्कंदन कितने चरणों में पूरा होगा, 4 चरण में। ठीक है, नेक्स्ट क्या चीज है, तो रक्त का थक्का यानी रक्त स्कंदन को करने के लिए ये जो प्रोसेस है यहाँ से लेके यहाँ तक अपने जो पढ़ रहे हैं वो रक्त स्कंदन है, यानी रक्त स्कंदन का प्रोसेस है। अब आपसे पूछे कि रक्त स्कंदन के अंदर फाइब्रिनोजन को प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कौन कन्वर्ट करता है, तो आपने क्या चीज बताना है, थ्रोम्बोकाइनेज प्लस में क्या चीज है, कैल्शियम आयन है। अगर आपसे क्वेश्चन कर दे कि रक्त स्कंदन के अंदर फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कौन कन्वर्ट करता है, तो आप क्या चीज बताओगे, थ्रोम्बिन करता है। अगर आपसे पूछ ले कि रक्त स्कंदन यानी ब्लड क्लॉट किसके कारण होता है, तो आप क्या चीज बताओगे, फाइब्रिन प्लस रक्त कणिकाएं मिलकर आखिर में क्या कर देती हैं, ब्लड का क्लॉट कर देती है, यानी रक्त का क्या जम जाता है, थक्का जम जाता है। रक्त का थक्का जमना कहाँ से प्रारंभ हो जाता है, जब प्लेटलेट्स यानी घायल प्लेटलेट्स जो होती है वो जो थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्त्राव करती है, तभी से रक्त का थक्का जमना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। और रक्त का थक्का आखिरकार जम कहाँ से जाता है, तो फाइब्रिन प्लस रक्त कणिकाएं मिलकर क्या चीज कर देती है, रक्त का थक्का जमा देती हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपने ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं। एक छोटा सा ही क्वेश्चन आता है कि मनुष्य का जो ब्लड ग्रुप है वो किस सिस्टम में आता है, तो मनुष्य का जो ब्लड ग्रुप है वो एबीओ सिस्टम में आता है। अपने
संसार के अंदर 55 से भी ज़्यादा सिस्टम है, जिसके अंदर मनुष्य का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या चीज़ आएगा, एबीओ सिस्टम के अंदर आता है। यानी मनुष्य का जो ब्लड ग्रुप है का ब्लड ग्रुप किस में आता है, तो आप क्या चीज़ बताओगे, एबीओ सिस्टम में आता है। नेक्स्ट क्या चीज़ है, आपको पता है कि ब्लड ग्रुप कितने हैं, 4 हैं, ए बी और ओ। पॉजिटिव नेगेटिव करोगे तो कितने हो जाएंगे, ये 8 हो जाएंगे। उसके बाद में क्या चीज़ है कि ब्लड ग्रुप के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो फिर आप क्या चीज़ बताओगे, कार्ल लैंड स्टेनर ने। फिर क्या चीज़ है कि ए बी और ओ ब्लड ग्रुप की जो खोज है वो किसने करी है, तो आप क्या चीज बताओगे, कार्ल लैंड स्टेनर ने करी है, कार्ल लैंड स्टेनर ने। फिर नेक्स्ट जो है वो एबीओ, एबी ब्लड ग्रुप की जो खोज है, एबी ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी है, तो क्या चीज बताओगे, तो 2 वैज्ञानिक थे, एक तो था स्टर्ली और दूसरा वैज्ञानिक कौन था, तो आप क्या चीज बताओगे कि एक स्टर्ली और दूसरा डिकास्टलो था, कि स्टर्ली और डिकास्टलो ने ब्लड ग्रुप ए बी की क्या चीज करी है, खोज करी है। अब क्या चीज है कि कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन किससे ब्लड ले सकता है, तो क्या चीज बताओगे। तो फिर सबसे पहले अपने डायग्राम बनाते हैं, ए बी और ओ। इस डायग्राम को आप ध्यान से देखना। कि एंटीजन, यहां पे क्या आएगा, एंटीबॉडी। फिर क्या चीज आएगा, तो फिर कौन किससे ब्लड लेगा और कौन किसको ब्लड देगा। ठीक है, ये बातें याद रखनी। अब ब्लड के अंदर क्या चीज़ है, एंटीजन भी है और क्या चीज़ है, एंटीबॉडी भी है। अब ये एंटीजन और एंटीबॉडी क्या चीज़ है, तो ये दोनों की दोनों क्या चीज़ है, ग्लाइकोप्रोटीन है। कि दोनों की दोनों एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों की दोनों क्या चीज़ है, ग्लाइकोप्रोटीन है। अब एंटीजन और एंटीबॉडी की मैं एक प्रॉपर वीडियो लेके आऊँगा, तो उसके अंदर आप इसको पूरी डिटेल से पढ़ेंगे अपने। तो एंटीजन कैसे ये मालूम पड़ता है कि किसका ब्लड ग्रुप ए है, किसका ब्लड ग्रुप बी है, किसका ब्लड ग्रुप ए बी है और किसका ब्लड ग्रुप ओ है। तो क्या चीज होता है, जैसे ही अपना ब्लड निकालकर एक उपकरण आता है, इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप। एक उपकरण है कौन सा, इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप, कि अपने ब्लड को निकालकर किस पर रख दिया जाता है, इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप पे रख दिया जाता है। और इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप के अंदर अपनी क्या चीज देखते हैं, तो फिर ये आरबीसी है, ये अपनों ने क्या चीज बनाई है, आरबीसी। अगर इसकी आरबीसी की सतह के ऊपर, ये जो है वो क्या चीज है, आरबीसी है, अगर इसकी आरबीसी की सतह के ऊपर क्या चीज मिल जाए, ए एंटीजन मिल जाए, तो अगर किसी की आरबीसी की सतह के ऊपर ए एंटीजन मिलेगा तो उसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या चीज होगा, ए होगा। अगर किसी व्यक्ति की आरबीसी की सतह के ऊपर बी एंटीजन मिल जाए, ए एंटीजन मिल जाए, बी एंटीजन मिल जाए, तो उस व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या चीज होगा, बी होगा। फिर क्या चीज है, अगर किसी आरबीसी की सतह के ऊपर ए और बी दोनों ही एंटीजन मिल जाए तो उस व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या चीज होगा, ए बी होगा। और जिस व्यक्ति की आरबीसी की सतह के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं मिलता उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या चीज होता है, ओ होता है। तो इस बात को आप ध्यान से समझ लो कि अगर किसी व्यक्ति की आरबीसी की सतह के ऊपर अगर ए एंटीजन है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए। अगर बी एंटीजन है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी। अगर उसकी आरबीसी की सतह पे ए और बी दोनों ही एंटीजन उपस्थित है तो फिर उसके अंदर ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी।
और किसी व्यक्ति के आरबीसी की सतह के ऊपर अगर ए बी या ए बी दोनों ही एंटीजन उपस्थित नहीं है तो उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या चीज़ होगा, तो फिर ओ होगा। नेक्स्ट क्या चीज़ है, अब जिस ए ब्लड ग्रुप है तो उसके अंदर एंटीजन क्या होगा, ए, तो फिर एंटीबॉडी क्या हो जाएगी, बी। अगर किसी व्यक्ति के अंदर ब्लड ग्रुप बी है तो उसके अंदर एंटीजन क्या होगा, बी, तो एंटीबॉडी क्या चीज़ हो जाएगी, ए। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसके अंदर एंटीजन ए और बी दोनों ही होंगे तो एंटीबॉडी क्या होगी, नहीं मिलेगी। अगर किसी व्यक्ति के अंदर ओ ब्लड ग्रुप है तो उसके अंदर एंटीजन क्या होगा, उपस्थित ही नहीं होगा, तो फिर एंटीबॉडी ए और बी दोनों ही मिलेगी। एक बार फिर से समझ लो, अगर व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो फिर एंटीजन क्या है, ए, क्योंकि मैं अभी पीछे बता के गया हूँ आपको। तो फिर एंटीबॉडी क्या हो जाएगी, बी। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या है, बी, तो उसका एंटीजन क्या होगा, बी, तो फिर एंटीबॉडी क्या हो जाएगी, ए। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या चीज़ है, ए बी, तो फिर उसके अंदर एंटीजन क्या होंगे, ए और बी दोनों ही उपस्थित होंगे, तो फिर एंटीबॉडी नहीं होगी। चौथी, ब्लड ग्रुप अगर किसी व्यक्ति का क्या चीज़ है, ओ, तो फिर उसके अंदर एंटीजन नहीं होंगे, तो फिर एंटीबॉडी क्या होगी, दोनों। अब ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति जो है वो नॉर्मल सी बातें हैं, ये ए से ब्लड ले लेगा और ए को ब्लड दे देगा। बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है वो बी से ब्लड ले लेगा और बी को ब्लड दे देगा। ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति, इसको बोलते हैं कि ये सर्वग्राही है। सर्वग्राही वास्तव में तो ए बी पॉजिटिव होता है, तो वो मैं आपको निकाल के बताऊंगा कि वास्तव में ए बी पॉजिटिव क्यों है। अभी फिलहाल के लिए अपने बोल रहे हैं कि ए बी क्या चीज़ है, सर्वग्राही है। सर्वग्राही है तो क्या चीज़ होगा, ये सबसे ब्लड लेगा, देगा सिर्फ किसको, ए बी को ही। तो फिर लेगा तो सबसे, ए से भी ले लेगा, बी से भी ले लेगा, ए बी से तो लेगा ही लेगा और ओ से भी ले लेगा, और देगा किसको, तो सिर्फ ए बी को। ओ ब्लड ग्रुप क्या चीज़ है, ये सर्वदाता है। और वास्तव में सर्वदाता कौन होता है, तो फिर आप क्या चीज़ बताओगे, ओ नेगेटिव होता है। कि वास्तविकता में सर्वदाता कौन होता है, ओ नेगेटिव होगा। सर्वदाता का मतलब क्या चीज़ है, सबको देगा। कि सर्वदाता का मतलब क्या चीज़ है, सबको देगा, लेकिन ब्लड लेगा किससे, तो फिर ओ से ही लेगा। तो फिर सर्वदाता है और ब्लड लेगा किससे, तो फिर ओ से लेगा और देगा किसको, ए को भी, बी को भी, ए बी को भी और ओ को। क्यों, क्योंकि ये क्या चीज़ है, सर्वदाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है कि ओ सर्वदाता है, ये सबको ब्लड देगा, ये सबको ब्लड देगा। अगर ये सबको ब्लड देगा, अगर ए को देगा तो फिर ए तो इससे ब्लड लेगा ना, तो ए इससे ब्लड लेगा, तो फिर लेगा के डब्बे में क्या चीज़ आ जाएगा, ओ आ जाएगा। ये सबको ब्लड देगा। अगर ये ब्लड देगा तो फिर लेगा कौन, देगा कौन, ओ सर्वदाता है, ये सबको ब्लड दे सकता है। ठीक है, तो ये ए को भी देगा, ओ को भी देगा। अब ए बी जो है वो सर्वग्राही है, ये सबसे ब्लड क्या चीज़ होगा, लेगा, लेकिन देगा सिर्फ किसको, ए बी को ही देगा। तो इस बात को आप ध्यान से नोट करके रखना है। तो ये जो है वो क्या चीज़ है, ब्लड ग्रुप से। और प्लस और माइनस के अंदर कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन किससे ब्लड ले सकता है, ये बातें भी अपने आगे चलकर करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपने आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं RH फैक्टर के बारे में। अब ये RH फैक्टर क्या चीज़ है,
RH फैक्टर की जो खोज है वो किसने करी है? तो कार्ल लैंडस्टीनर और वेनर ने। कि RH फैक्टर की जो खोज है वो कार्ल लैंडस्टीनर और किसने करी है? वेनर ने करी है। अब इसकी जो खोज है वो कब हुई है? तो क्या चीज़ बताओगे आप? 1940 ईस्वी में हुई है। RH फैक्टर की खोज कब हुई है? तो 1940 ईस्वी के अंदर। नेक्स्ट क्या चीज़ है? तो RH फैक्टर की खोज कब हुई, कहाँ हुई है? तो आप क्या चीज़ बताओगे या किस में हुई है? तो RH फैक्टर की जो खोज है वो किस में हुई है? तो वो एक बंदर है, रीसस बंदर। इस रीसस बंदर के अंदर RH फैक्टर की क्या चीज़ हुई है? खोज हुई है। उसके बाद में क्या चीज़ हुआ? तो फिर इस कार्ल लैंडस्टीनर और वेनर ने क्या चीज़ करा? इस रीसस बंदर की आरबीसी को निकाला और उसको इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप के ऊपर रखा। और जब उसको इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप के ऊपर रखा तो फिर उसकी आरबीसी की सतह के ऊपर क्या चीज़ दिखे? कुछ राउंड राउंड पार्ट दिखे, जिनको क्या चीज़ बोलते हैं? वो RH फैक्टर। और ये राउंड राउंड जो पार्ट हैं वो बाद में मनुष्य के अंदर भी दिखने लगे। अब जिस मनुष्य के अंदर ये RH फैक्टर होता है वो मनुष्य RH पॉजिटिव होता है, और जिसके अंदर नहीं होता वो मनुष्य क्या चीज़ होता है? RH नेगेटिव होगा। है तो क्या चीज़ है? मनुष्य RH पॉजिटिव हो जाएगा। अगर नहीं है RH कारक तो वो मनुष्य क्या चीज़ हो जाएगा? RH नेगेटिव हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या चीज़ है इसके अंदर? तो फिर A B यानी ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव A नेगेटिव बना, B पॉजिटिव B नेगेटिव बना, AB पॉजिटिव AB नेगेटिव बना, O पॉजिटिव और O नेगेटिव बना। यानी बंदर की आरबीसी के ऊपर कुछ इस तरीके से क्या चीज़ दिखे? कुछ राउंड राउंड पार्ट दिखे। तो वो जो राउंड राउंड पार्ट है उनको क्या चीज़ बोला गया था? सबसे पहली बात तो उनको नाम दिया गया था डी एंटीजन। कि उनको क्या नाम दिया गया था? डी एंटीजन। अब ये डी एंटीजन है वो किसके अंदर नहीं है? तो A पॉजिटिव A नेगेटिव, B पॉजिटिव B नेगेटिव, AB पॉजिटिव AB नेगेटिव, O पॉजिटिव और O नेगेटिव। RH पॉजिटिव वाले में होता है और नेगेटिव वाले में नहीं होता। एक क्वेश्चन आया कि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसके अंदर एंटीजन उपस्थित नहीं होता? तो देखो, अपने थोड़ी देर पहले पढ़ के गए थे कि इन सब के अंदर क्या चीज़ है? कोई ना कोई एंटीजन है। O वाले के अंदर अपने थोड़ी देर पहले पढ़ के गए थे A और B एंटीजन नहीं है। ये RH पॉजिटिव वाला जो है वो पॉजिटिव के अंदर तो होता है D एंटीजन और नेगेटिव के अंदर D एंटीजन नहीं होता। तो फिर O पॉजिटिव के पास तो D एंटीजन है, लेकिन O नेगेटिव के पास D एंटीजन नहीं है। तो इस बात को आप ध्यान रखना कि O नेगेटिव ब्लड ग्रुप ऐसा है जिसके पास कोई भी एंटीजन क्या नहीं होता है? उपस्थित नहीं होता है। उसके बाद इसके अंदर क्या चीज़ है? तो आरबीसी यानी RH फैक्टर या RH कारण के कारण क्या चीज़ होता है? एक रोग हो जाता है जिसको क्या चीज़ बोलते हैं? तो RH फैक्टर के कारण कौन सा रोग होता है? तो आप इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं कि RH फैक्टर के कारण कौन सा रोग होता है। इस रोग के अंदर क्या चीज़ होता है? सबसे बड़ी बात तो ये है, इस रोग के अंदर एक संतान तो क्या चीज़ होती है? जीवित होती है, और उसके बाद में क्या चीज़ हो जाती है? वो संतान यानी और संतान नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसके बच्चे के अंदर क्या चीज़ होता है? तो फिर रक्त का थक्का क्या चीज़ हो जाता है? जम जाता है। उसके कारण क्या चीज़ होता है? तो फिर वो बच्चा गर्भ में क्या चीज़ हो जाता है? मर जाता है। उस रोग का नाम क्या चीज़ है? तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस वो रोग है जो RH फैक्टर के कारण होता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस।
ये जो रोग है वो किसके कारण होता है, तो आप क्या चीज़ बताओगे? RH फैक्टर के कारण होता है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस रोग जो है वो RH फैक्टर के कारण होता है। अगर आपसे पूछ ले कि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है किसके अंदर एंटीजन नहीं होता है, तो आपने क्या चीज़ बताना है? वो ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है, जिसके अंदर कोई भी क्या चीज़ नहीं होता, ब्लड ग्रुप नहीं पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट अपने आगे जो इसका थर्ड पार्ट है वो कल देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें और जय हिंद।